हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का 11वां अध्याय पढ़ने वाले हैं, जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है जिसका नाम है गीत अगीत। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे, साथ ही उसके भाव समझेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताए जाएंगे। उससे पहले बच्चों, हम कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लेते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ। इन्हें 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ यहाँ दी गई हैं, जिसमें है हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दिनकर जी को ओज का कवि कहा जाता है। इनकी रचनाओं में जो भी भाषा आपको देखने को मिलेगी वो सरल भाषा है। आप इनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इनके द्वारा लिखित कविता गीत अगीत पढ़ते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं, कविता का शीर्षक है गीत अगीत। गीत अगीत कौन सुंदर है। कवि पूछ रहे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है। गाकर गीत विरह के तटनी बेगवती बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल, मूक खरा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो कवि बार बार यह प्रश्न हमसे कर रहे हैं कि गीत अगीत में से कौन सा सुंदर है। गीत यानी जो हम गा करके व्यक्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, गीत। जब हम गाते हैं और किसी को वो मधुर स्वर सुनाई देता है तो उसे कहते हैं गीत। और अगीत क्या होता है। अगीत वह होता है बच्चों जो गाया नहीं जाता, बल्कि प्रकृति के कुछ चीज़ों के द्वारा, जैसे झरना जब बहता है तो उसकी जो कलकल करती हुई आवाज़ होती है वह है तो अगीत, लेकिन किसकी तरह सुनाई देता है, एक गीत की तरह सुनाई देता है। तो इसीलिए कवि बार बार हमसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि गीत अगीत में से कौन सा सुंदर है। तो सबसे पहले तो हम कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। यहाँ देखिए, पहली पंक्ति में तटनी शब्द है। तटनी शब्द का अर्थ होता है बच्चों नदी। तटनी शब्द का अर्थ होता है नदी, यानी तटों के बीच में बहती हुई जो नदी होती है उसे तटनी कहते हैं। उसके बाद दूसरा है वेगवती। वेगवती कहने का अर्थ होता है तेज गति। जो यहाँ पर तेज गति से बह रही है नदी, उसके लिए प्रयोग किया गया है वेगवती। और अगला शब्द है उपलों। देखिए शब्द क्या है, उपलों। उपलों का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। आप चाहें तो इन शब्दों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किनारों से जो नदी बहती हुई कुछ कहती हुई जाती है उसके लिए प्रयोग किया गया है उपलों, यानी किनारों से। उसके बाद देखिए एक शब्द है विधाता। अब विधाता का मतलब क्या होता है। विधाता हम किसे कहते हैं, ईश्वर को कहते हैं, भगवान को कहते हैं। और उसके बाद यहाँ एक शब्द है पाटल। पाटल मतलब क्या होता है। पाटल किसे कहते हैं, गुलाब को कहते हैं। किसे कहते हैं, गुलाब। गुलाब को पाटल कहते हैं। उसके बाद ये है निर्झरी। निर्झरी झरना को कहते हैं। जो निर्झर बहती रहती है उसे हम निर्झरी कहते हैं, झरना। तो अब इन पंक्तियों का भाव समझिए बच्चों। तो कविता की जो पहली पंक्ति है उसमें कवि क्या कहना चाहते हैं, इसको समझिए। कवि कहते हैं गाकर गीत विरह के तटनी बेगवती बहती जाती है। कवि कहते हैं कि अपने विरह का गीत कौन गा रहा है, नदी गा रही है।
और अपने दुख को व्यक्त करती हुई वह तेज गति से बहती जा रही है। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि नदी किसी के बिछड़ने के दुख में दुखी होते हुए गीत गाते हुए क्या कर रही है, तेज गति से बह रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। जैसे हमारे मन में अगर कोई दुख होता है तो हम क्या करते हैं, किसी के सामने अपना दुख प्रकट कर देते हैं, उससे क्या होता है, हमारा दिल हल्का हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ नदी का दिल भी क्या है, दुख से भरा हुआ है। तो वह क्या करती है, उपलों से यानी उसके किनारे पर जो भी चीज़ें हैं वह उससे अपना दुख व्यक्त करती हुई, कहती हुई आगे बढ़ती जाती है। इससे उसका दिल हल्का हो जाता है। तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विदाता। अब देखिए, नदी के तट पर, तट मतलब होता है किनारा, तो नदी के तट पर एक गुलाब का पेड़ है। वह सोच रहा है कि यदि ईश्वर उसे स्वर दे दे, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। और कहता है कि यदि ईश्वर मुझे स्वर देते तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का गीत लोगों को सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं गा गा कर बह रही निर्झरी, यानी झरना जो है वह अपने गीतों को गाते हुए बहता जा रहा है। पाटल मुख खड़ा तट पर, पाटल यानी गुलाब का जो वह पौधा है वह चुपचाप खड़ा इन गीतों को, इन संगीतों को सुन रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है, और वह पूछते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। चलिए कविता की अगली पंक्ति पढ़ते हैं। बच्चों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। कविता की अगली पंक्ति है, बैठा सूप उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में, सूकी बैठे अंडे हैं सेती। गाता सूक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सूकी के गीत उमर कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा सूक का स्वर वन में, फूला मग्न सूकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहला जो शब्द है वह सूक है। सूक मतलब क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं बच्चों? सूक शब्द का अर्थ क्या है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। सूक मतलब होता है तोता, और यहाँ पर मादा तोते के लिए सूकी शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? सूकी। सूकी मतलब होता है मादा तोता। मादा तोता को हम कहते हैं सूकी। उसके बाद एक शब्द है पर्ण, देखिए है ना। पर्ण मतलब होता है बच्चों पत्ता या पंख कह सकते हैं। इसे पत्ता भी कह सकते हैं, पंख भी कह सकते हैं। उसके बाद सूकी तो बता ही दिया आपको। खोते एक शब्द है खोते। हम कहते हैं ना, गांव में लोग कहते हैं कि चिड़ियों ने खोते लगाए हैं। खोते मतलब होता है घोंसला। खोते मतलब क्या होता है? घोंसला। यदि आप लोग कभी अपने गांव गए होंगे तो सुना होगा लोगों से कहते हुए कि देखो ना, चिड़ियों ने बहुत सारे खोते लगाए हैं, यानी बहुत सारा घोंसला बनाया है। अब इन पंक्तियों को समझिए। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं, बैठकर सूक उस घनी डाल पर। कहते हैं सूक यानी तोता जो है एक घनी डाल पर बैठा हुआ है। जो खोते पर छाया देती, वह एक ऐसी डाल पर बैठा हुआ है जिससे उसके घोंसले में छाया पहुंच रही है, यानी धूप की किरणों से वह उसके घोंसले को बचा रही है। पंख फुलाकर नीचे खोते में, सूकी बैठे अंडे हैं सेती। और कवि कहते हैं कि पंख को फैलाकर सूकी क्या कर रही है? अंडे को सेक रही है अपने घोंसले में।
गाता सूक जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण में छन कर। अब यहाँ कौन गा रहा है? सूक गा रहा है। तोता क्या कर रहा है? एक गीत गा रहा है। तो कवि कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छन कर आती हैं तो तोते के पंखों का स्पर्श करती हैं तो तोता क्या करता है? गाना गाने लगता है। किंतु सूकी के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। अब सूकी भी गाना चाहती है, यानी मादा तोता जो है, जो अंडे से रही है, वह भी गाना चाहती है। उसके मन में भी गाने की ललक जाग उठती है, लेकिन वह गा नहीं पाती। उसका गीत केवल तोते के स्वर में ही लिपट करके रह जाता है, यानी उसके मुंह से कुछ निकलता ही नहीं है। गूंज रहा सूक का स्वर बन में, फूला मग्न सूकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। और कह रहे हैं कवि कि तोते का जो गीत है वह पूरे वन में गूंज रहा है, पूरे जंगल में। वन मतलब होता है जंगल। पूरे जंगल में गूंज रहा है। और कहते हैं कि इस गीत को सुन करके सूकी का जो मन है वह फूले नहीं समा रहा है। तो इसीलिए कवि यहाँ पूछते हैं कि गीत अगीत में से कौन सा सुंदर है। कविता की अगली पंक्ति है बच्चों, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े साँझ आलाह गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। वह गाता पर किसी बेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। तो बच्चों, कविता की अगली पंक्ति में हम सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। आल्हा। आल्हा क्या होता है? तो बच्चों, आल्हा एक लोकगीत का नाम है। किसका नाम है? लोकगीत का। लोकगीत। उसके बाद अगला जो शब्द है आपका वो है कड़ी। कड़ी शब्द का अर्थ होता है वे छंद जो गीतों को आपस में जोड़ते हैं। और विधना, देखिए यहाँ पर यह शब्द है विधना। विधना होता है यानी विधाता या भाग्य कह सकते हैं। यहाँ पे विधना शब्द का अर्थ होता है विधाता, या आप यहाँ पे भाग्य भी लिख सकते हैं। उसके बाद गुंती। देखिए एक शब्द आता है गुंती। गुंती मतलब विचार करती है। गुंती, इसका अर्थ होता है विचार करना। विचार करना, ठीक है। और वेग तो जानते ही हैं, वेग मतलब होता है गति। तो बच्चों, कविता की इन पंक्ति में कवि दो प्रेमियों के बारे में बातें कर रहे हैं। कवि यहाँ पर दो प्रेमियों के बारे में बता रहे हैं। कहते हैं बड़े साँझ आल्हा गाता। अब कहते हैं दोनों प्रेमियों में से एक जो है प्रेमी उसका, वह शाम होते ही क्या करता है? लोकगीत गाने लगता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। और जैसे ही प्रेमिका, अब यहाँ पर प्रेमिका को राधा के रूप में व्यक्त किया गया है, तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि जैसे ही प्रेमिका अपने प्रेमी का गीत सुनती है, वैसे ही वो घर से भागी भागी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका प्रेमी गीत गाता है। चोरी चोरी खरी नीम की छाया में छिपकर सुनती है। और वह अपने प्रेमी से छुप छुप कर उसकी गीतों को सुनती है। हुई न क्यों मैं करी गीत की विधना यूं मन में गुनती है। और क्या सोच रही है? मन में वह सोचती है कि वह उस गीत का हिस्सा क्यों नहीं हुई। वह गाता पर किसी बेग से फूल रहा, इसका अंतर है गीत अगीत कौन सुंदर है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि गीत तो प्रेमी गा रहा है, लेकिन किसका मन फूल रहा है? अंतर यानी कि मन, प्रेमिका का। प्रेमिका का मन जो है वह फूल रहा है।
तो बच्चों, कभी यहाँ सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा गाया हुआ गीत सुंदर है या प्रकृति के द्वारा गा सकने वाला अगीत सुंदर है? तो यह कविता यहीं समाप्त होती है। यदि आपका कोई प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इसका भावार्थ लिखना मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं इसी अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।